आज मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं। कुछ लोग मिलकर एक गाड़ी का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में से पुर्जे मंगाकर जोड़े जाते हैं और फिर सड़क पर इसका ट्रायल रन शुरू करने का एक प्रयास होता है। लेकिन 5वें ट्रायल रन के बाद इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है कि गाड़ी का पुर्जा खुलकर बिखर जाता है। यह कहानी है करीब 6 महीने पुरानी और 6 महीने पहले तैयार हुए उस विपक्षी गठबंधन की, जिसे 2024 की चुनावी रेस के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन आज ममता बनर्जी ने खुलकर ऐलान कर दिया, कह दिया कि अब इस गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस को खुला संदेश दे दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। यानी पंजाब में गठबंधन की गाड़ी डिरेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए लखनऊ की सीट पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। बिहार में भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान की खबर आ रही है। तो क्या अब सिर्फ गठबंधन की समाप्ति का औपचारिक ऐलान भर बाकी है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी गठबंधन से एग्जिट हो गईं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলি, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। ममता के इस ऐलान से सियासी भूकंप आ गया। का सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस, ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। पण अर्थात आपण पाहता त्या देखील वाघिणीसारखे लढत आहेत तिथे, आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची जी लढत ही फार महत्त्वाची आहे। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है, सीटों का क्या हो रहा है? हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है। जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव। ये हमारा समझदारी का गठबंधन है। यानी चंद दिनों पहले तक अखिलेश यादव को भी सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद थी, लेकिन मुद्दा अकेले बंगाल का नहीं है। पंजाब में भगवंत मान भी खुलकर तेवर दिखा रहे हैं। 40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ हीरो 13 जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। इस बीच जीतन राम मांझी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार भी कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। हमने कहा था कि खेला होवे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। तो सवाल है कि विपक्ष के सांझा चूल्हे पर क्या ममता बनर्जी ने पानी डाल दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गठबंधन पर भारी स्वार्थ का विश्लेषण। बंगाल की कहानी आपको बताते हैं। अभी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, दर्जन भर सीट पर कांग्रेस का दावा है। ममता बनर्जी ने 2 सीट का ऑफर दिया था और नतीजा क्या निकल के आया है? इसके अंदर नतीजा यह निकल के आया है कि गठबंधन खत्म हो गया है। और बिहार 2014 में कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीती थी। बिहार में अब 10 सीट का दावा है। जेडीयू और आरजेडी सहमत नहीं है। और आज ही नीतीश बाबू ने बोला कि कांग्रेस ने तो कर्पूरी ठाकुर को कुछ दिया ही नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने, और जेडीयू के नाराज होने की खबर है। पंजाब की बात कर लेते हैं। आप और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप में भारी मतभेद हैं और एक दूसरे को लगातार निरंतर कोस रहे हैं।
दोनों दल सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। नतीजा गठबंधन टूटने की कगार पर है। पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह अड़े हुए हैं कि मैं ये गठबंधन नहीं चाहता हूं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हूं। 2019 में कांग्रेस को मात्र एक सीट मिल पाई थी, वो भी सोनिया गांधी की, क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। इस वजह से कांग्रेस जीती थी, नहीं तो कांग्रेस की हैसियत एक सीट की भी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी अपना चुनाव उत्तर प्रदेश के अमेठी में हार गए थे, बहुत बुरी हार हुई थी। अब कांग्रेस ने रखी है 25 सीटों की डिमांड, और कांग्रेस को लगता है कि हम 25 मांगेंगे, 20 तो मिलनी चाहिए, लेकिन 65 सीट पर ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। सपा ने लखनऊ में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हुए लखनऊ की सीट कांग्रेस को लगता है कि हमारी होनी चाहिए, लेकिन लखनऊ सीट का ही ऐलान कर दिया है। अब मैं बढ़ता हूं आज के बड़े सवाल की तरफ, क्या इंडिया अलायंस महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया है? आज इसी बड़े सवाल पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ सत्य प्रकाश है इस चर्चा में, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, तहसीन पूनावाला है, तौसीफ खान है। आप सबका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश, क्या आपको लगता है जो ममता बनर्जी का ऐलान है वाकई वो भौचक्का करने वाला है, या फिर आपको लगता है ये तो होना ही था? अमिश देवगन जी, थोड़ा आश्चर्य जरूर है कि ममता बनर्जी जी ने जो आज फैसला किया है और जो मीडिया में खबरें आई हैं और उस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी टिप्पणी की है। जयराम रमेश जी ने भी कहा है कि ये स्थितियां होती हैं और इसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की देर हुई है और असमंजस की स्थिति में अगर सीट शेयरिंग तेजी से ना हो तो गठबंधन में खटपट की स्थिति सामने आती है। और 28 पार्टियों का गठबंधन है और कुछ ऐसी मांगे जो बहुत अव्यवहारिक हो जाएं तो उन मांगों पर भी असहमति रहती है। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी ने बनाया, ममता बनर्जी से खुद वो मिलने गए थे पश्चिम बंगाल और वो तैयार हुई कि आप पटना में बैठक रखिए, सभी पार्टियां आईं। सीट शेयरिंग के लिए भी जो आखिरी बैठक हुई कि जल्दी कर ली जाए, तो ये जो शब्द है जल्दी की जाए, क्योंकि पहले देर हो चुकी थी और उस देरी में इस तरह की स्थितियां, नई स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इन स्थितियों का निपटारा कांग्रेस खुद पहल करके करे, और अगर नहीं करती है तो कल जो नई परिस्थितियां पैदा होंगी वो भी देखनी पड़ेगी कि किन नई परिस्थितियों में क्या हो सकती है। क्योंकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप देखिएगा 25 तारीख के बाद खेला होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस खबर की तरफ रुख कर लेता हूं। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान आ गया है। पंजाब से कांग्रेस सांसद है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब गठबंधन नहीं होगा। रवनीत बिट्टू ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस सभी 13 सीटों पर ऐलान चुनाव अपना लड़ेगी, यानी पंजाब में भी गठबंधन टूट की कगार पर है। यह बता रहा है कि सिर्फ बंगाल नहीं, अब टीएमसी नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस से बाहर आएगी? तो क्या जो नीतीश बाबू ने सपना देखा था वो सपना अब टूट रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन से खुश नहीं दिख रहे हैं और इसकी बानगी हमने उनके बयानों में कई बार सुनी है कि देरी हो चुकी है। आज भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती में उन्होंने बोला कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान जो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया वो नरेंद्र मोदी ने दिया, और तारीफ करी नरेंद्र मोदी की। क्या आपको लगता है कि गठबंधन में बहुत से तार थे जो उलझे पड़े थे, लेकिन अब सामने शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा है, आग लगती हुई दिख रही है? देखिए, नीतीश कुमार ने जी ने जिन मकसद के साथ और जितनी खूबसूरती से इस गठबंधन को पिरोया था उसमें थोड़ी सी गटगट तो हो रही है, लेकिन मैं अभी उम्मीद करता हूं कि चीजें ठीक होंगी। रही बात कर्पूरी ठाकुर जी की, तो ये बिहार के लिए नहीं, देश के लिए और सामाजिक न्याय के लिए आज हर्ष का विषय है कि उनकी शताब्दी जन्म जयंती पर जो है समारोह में उनको भारत रत्न उसकी पूर्व संध्या पे घोषित किया गया। और ये बात सही है, उनकी राजनीति सामाजिक न्याय में कांग्रेस विरोध से शुरू हुई थी और कांग्रेस की सरकारों ने उनको अनदेखा किया। एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जो 52 से इस देश में लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और हाशिए पे पड़े समाज को सामने मुख्य धारा में लाकर जोड़ा, तो इस बात के लिए नीतीश जी ने भी बधाई दी और पूरे बिहार की तरफ से बधाई और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की तरफ से उनके मानने वालों की तरफ से बहुत बड़ी बधाई है और शुभकामना है
कि बिहार के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया भारत रत्न लेकिन से। लेकिन लेकिन रही बात लेकिन गठबंधन लेकिन की जो स्थिति आम आदमी है, मैं पार्टी एक के आखिरी खिलाफ पॉइंट जो प्रचार मेरी करेगी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सांसद का ये जो बयान आया है, और अब मैं बिहार की स्पेसिफिकली बात करूं तो नीतीश जी ने तो बोला कि लोग अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हैं। जोड़ना चाहता हूं अमिश देवगन जी, नीतीश बाबू ने तो आज बोला कि लोग अपने परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के इस पे समझिए बहुत गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। इसका इतिहास रहा है कि पुरस्कारों को लेकर के जिस तरह से भी परिवार रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो नीतीश कुमार जी ने जब कहा है तो बहुत गंभीर अर्थ है इसका। और उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए मैं स्पष्ट कहूं कि जो पंजाब की स्थिति सामने आई है उसमें आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो 13 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये जो गठ का जितना गठजोड़ था उसमें जो सीट शेयरिंग की तेजी नहीं हुई, जिसको नीतीश कुमार कई बार चिंता बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आज जिस तरह से बैठक करी है और बोला कि सब सीटों में हमारी तैयारी है, कांग्रेस भी इसको लेकर भौचक्की रह गई है। कांग्रेस कह रही, सूत्रों का दावा है, कांग्रेस कह रही है कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम समाप्त हो जाएंगे। विपक्ष के कुछ दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस लीडरशिप में यह भावना है कि विपक्ष के कुछ दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस के लीडर्स में यह भावना है, इसलिए मुस्तैदी से लड़ो। बिहार में कांग्रेस कुछ बड़ा ऐलान करने के मूड में है। आरजेडी और कांग्रेस कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका। घटनाक्रम बदल रहा है। बीते 8 घंटों में बहुत कुछ हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। खतरा जेडीयू में टूट का भी हो रहा है। बताइए सत्य प्रकाश जी। मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, 30 सेकंड और। मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर दूं आपके माध्यम से भी, जेडीयू में कोई टूट का कोई खतरा नहीं है। नीतीश कुमार नेता हैं, नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में जेडीयू मुस्तैदी से खड़ा है। रही बात इस तरह की जो गठबंधन में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, थोड़ा इंतजार करिए, 1 या 2 दिन का इंतजार करिए, कुछ नई चीजें सामने आएंगी और कुछ चीजें ठीक ऐसा होते क्यों हुए है? कांग्रेस और आरजेडी एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ दल उनको दबाना चाहते हैं। कांग्रेस जिसमें सपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, ऐसा नहीं है, टीएमसी भी है। अगर आपकी थोड़ी सी बात मान ली जाए कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा महसूस होता है, जो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी की किसी मांग को लेकर के किसी में असहमति है तो कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसके बगैर भी विपक्षी 28 पार्टियों की गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। सबको मिलकर इस गठबंधन को मजबूत करना है, कोई थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ये सब होता है। और आरजेडी के मनोज झा का आज बयान भी है, उन्होंने कहा है बस दूसरी बाइट तक चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी के मुताबिक ये गठबंधन में सीट शेयरिंग थोड़ा विलंब हो रहा है और उन्होंने कई बार इस चीज की चिंता जाहिर की कि इसको जल्दी करिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। और अव्यवहारिक मांग कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। और कांग्रेस भी उनकी जहां मजबूती है वो लड़े और बाकी पार्टियों की जो मजबूती है वो लड़े। थोड़ा 1, 2, 19, 20 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर अंतर होगा तो कांग्रेस की अव्यवहारिक मांग को कोई पार्टी स्वीकार नहीं करेगी और दूसरे पार्टी की भी मांग को कोई स्वीकार नहीं करेगा। 28 पार्टियों के गठबंधन में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मकसद सबका एक है। नहीं, मकसद का क्या करा जाए? मकसद आप कर रहे हैं सर, वाली मकसद सरकार का क्या को करा हराना। जाए? जिस मकसद में सामाजिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, नीतीश बाबू उनकी तारीफ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, मकसद का क्या करा जाए? आम आदमी पार्टी कह रही है कि 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के हम काबिल है, हम लड़ लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ममता बनर्जी कह रही है कि ये इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, गठबंधन को उन्होंने झटका दे दिया है। और कांग्रेस को लग रहा है कि आप सब मिलकर उनकी लुटिया डुबो रहे हैं। बताइए कौन किसकी लुटिया डुबो रहा है? एक तरफ राम नाम की लहर है, दूसरी तरफ कहर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम की लहर जरूर रहे, राम का देश है, राम के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा है और लहर आप मान रहे हैं राम नाम की लहर है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कोई राम लहर ही नहीं है देश में। अगर हिंदुस्तान में राम लहर नहीं होगी तो कहां होगी? राम के भक्ति की लहर होना और सरकार की लहर होना दोनों में अलग स्थिति है। किसी की भक्ति का लहर चल रहा हो, भक्ति का वातावरण बना हो, उसको अगर आप इस तरह से समानांतर कर दीजिए कि भाजपा की भी लहर है, तो ये फिर आपका परसेप्शन हो सकता है। राम लहर को आप भाजपा की लहर कैसे मान सकते हैं? रुक जाइए, रुकिए,
नहीं, आपने जो बात कही मैंने उसमें एक बात जोड़ दी। कहर जरूर, डर एक जरूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि यदि 28 पार्टियां एक मुश्त खड़ी होकर के चुनाव लड़ करके आ गई तो उसकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी, सिर्फ 50 सीटें घटा देंगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। और ये परिस्थिति बन सकती है। गठबंधन में जब इतने दल होंगे तो असहमति उनमें होगी, किसी की मांग ठीक नहीं होगी, किसी की मांग ज्यादा होगी। ये बात स्थिति मैं समझता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर यहां कहना चाहता हूं कि देरी से जितनी देर हुई है वो ठीक नहीं हुआ है। और ममता बनर्जी अपने फैसले पे जरूर पुनर्विचार करेंगी। और जयराम रमेश जी ने इस बात को सामने आकर कहा भी है। और आम आदमी पार्टी और पंजाब में जो स्थिति है वो लो लेवल के नेताओं ने नीतीश बाबू क्या करेंगे? नीतीश बाबू क्या करेंगे? आपने सवाल से करनी काट ली। एक सेकंड देखिए, मैं पिछले 5-7 मिनट से आप ही के पास हूं और क्यों हूं ये बता देता हूं। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कुछ देर पहले कहा है कि आप देखिएगा 25 तारीख के बाद कोई ना कोई खेला होगा। 25 तारीख के बाद बिहार में क्या होगा? नहीं, जीतन राम मांझी ने भोजपुरी, मगही, अवधी और कई भाषाओं में इस शब्द का अनुवाद भी किया है। देखिए, खेल लोकतंत्र में और राजनीति में क्या होगा इस पर थोड़ा पर्दा रहने दीजिए। उस पर्दे के पीछे के खबर को अभी जानने में दिलचस्पी तो मतलब पर्दे के पीछे खबर है, लेकिन मैं बताने में असमर्थ हूं। नहीं सत्य प्रकाश जी, पर्दे के पीछे खबर है, मतलब ज्यादा समर्थ इसलिए नहीं हूं। मैं बताने में बहुत ज्यादा समर्थ इसलिए भी नहीं हूं कि खबर मुझे मालूम नहीं है। पर पर्दे के पीछे खबर संभावनाओं का बाजार है, लेकिन पर्दे के पीछे खबर तो राजनीति है। ऐसे तो नीतीश जी थोड़ी मोदी की तारीफ कर देंगे, हो सकता है खबर भाजपा के खिलाफ, परिवारवाद पर हमला थोड़ी कर देंगे। ऐसे ही नीतीश जी पुरानी सरकारों को कोस थोड़ी देंगे। नहीं, उन्होंने परिवारवाद पे भी हमला बोला ना कि लोग परिवारों को आगे बढ़ाने में लगे रहे। तो पर्दे के पीछे की खबर क्या है? नहीं, ये बात आप पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। नीतीश जी वैचारिक और नहीं, अभी भेद क्यों आप खोलना चाहते? हो सकता है भाजपा के खिलाफ खबर हो, आप ये क्यों समझते? खबर की कई पहलू होते हैं। अरे मैं तो खिलाफ और पक्ष की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो पर्दे के पीछे है क्या? तहसील पूरा वाला भी है मेरे साथ, अमीश देवगन जी। अब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। तहसील पूरा वाला, ये बात तो अब जेडीयू भी मान रही है, लेकिन 25 के बाद सब कुछ बताया जाएगा। यानी 26 जनवरी को निकाल दीजिए, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी। रवनीत बिट्टू सांसद है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं पंजाब के, उन्होंने बोल दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी ने इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ से सपा का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। क्या हो रहा है? अमित जी, अव्वल तो मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जननायक को भारत रत्न से नवाजा है और फाइनली विपक्ष की बात को सुने माननीय मोदी जी। और अच्छी तरह, इसी तरह अगर विपक्ष की बात सुनेंगे तो देश का फायदा होगा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से नवाजा है, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। 2 सवाल है आपका, एक पंजाब को लेकर है। मैं पंजाब में और एक सूबा ऐड कर लेता हूँ, केरल। पंजाब और केरल में गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था, क्योंकि पंजाब और केरल, इन 2 सूबों में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। इस पर कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं। चाहे आप आदमी पार्टी जीते, लेफ्ट जीते या कांग्रेस, इन दोनों सूबों में से वो एंटी बीजेपी होगा, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपका सवाल है वेस्ट बंगाल, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इससे इंडिया अलायंस की परसेप्शन पे थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। और मैं ममता जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत आदर करता हूं। एक लौटी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, आज उनको थोड़ा सा उनका एक्सीडेंट हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ठीक रहे। लेकिन ममता जी जब कहती है कि कोलिशन धर्मा के बारे में बात करती है, तो मेघालय में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खा लिया, उनकी पार्टी ने खा लिया, मर्ज कर लिया। गोवा में भाजपा और कांग्रेस में 6% का डिफरेंस था, टीएमसी ने 5% वोट ले गई। तो कहीं ना कहीं जब माननीय ममता जी कहती कि राहुल जी ने हमें बताया नहीं, या कांग्रेस ने बताया नहीं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा वेस्ट बंगाल में ला रही, तो मैं भी ये सवाल पूछता हूँ, क्या माननीय ममता जी ने बताया खड़गे जी को कि वो इंटरफेथ रिलीजियस मीट कर रही? देखिए, ये छोटी चीज है। कांग्रेस, मान लो कांग्रेस 10 सीटें मांग रही थी, ममता जी 2 देना चाहती थी, ये बातचीत से मामला सॉल्व हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से सीट मांगेगी ना। वही तो बात अभी सत्य प्रकाश कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही है। बिल्कुल सर, लेकिन सर, ये तो बातचीत का मामला है, इसमें कोई गलत बात नहीं। देखिए आप सर, क्या होता है कि कांग्रेस मांग रही है, ममता जी, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब देखिए, माननीय सुधांशु जी बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आप सोचिए
सारे भाजपा वाले आज बहुत खुश है, ये देखिए ये हो गया वेस्ट बंगाल में। एनडीए में किसकी हैसियत है माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलने के लिए? अजीत पवार बोल सकते हैं हमें इतनी सीट चाहिए, छगन भुजबल जी बोल सकते हैं हमें इतनी सीट चाहिए, उनकी फाइल तो ये तो पॉइंट ऑफ अथॉरिटी है ना एनडीए के अंदर बीजेपी का, बीजेपी का पॉइंट ऑफ अथॉरिटी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है अपने गठबंधन के साथ, इसमें नहीं ये पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया ना ये। नहीं सर, ओके ओके ओके, अब सुधांशु के बाद, सुधांशु आज काफी लेट हो गए लेकिन मैं उनका रुख करता हूं। सुधांशु जी, मैं आता हूं आपकी बात। छगन भुजबल जी आएंगे सीट मांगने, फाइल प्रकट हो जाएगी। ये फाइल जो कोर्ट में बंद हो घूम गई थी और ईडी का केस बंद हो गया, वो चमत्कार से फाइल प्रकट हो जाएगी। नहीं ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। तौसीफ यू मेड योर, सॉरी माफ करिए तहसीन, यू मेड योर पॉइंट। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी गठबंधन में से बाहर जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले पंजाब में कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी 13 की 13 सीटों पे अलग से चुनाव लड़ेगी, यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन भी लगभग टूटने की कगार पे पहुंच गया है। और दूसरी तरफ तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि बीजेपी में किसकी हैसियत है ये कहने की, बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए में। देखिए अमीश जी, पहले मैं क्षमा चाहता हूं, आज मुझे ज्वाइन करने में ज़्यादा देर हो गई, परंतु मैं तहसीन भाई से कहना चाहता हूं, अभी मैंने जो सुना ज्वाइन करने से पहले, तहसीन भाई ये कह रहे थे विपक्ष की मांग कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर पूरी की। तहसीन भाई आप युवा हैं, आपको नहीं याद होगा, हम लोग भी बहुत बच्चे थे पर याद है, कर्पूरी ठाकुर जी कांग्रेस को हराकर चीफ मिनिस्टर बने थे और कांग्रेस उनके धुर विरोध में थी। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस के किस नेता को भारत रत्न दिया भाई? पटेल जी को नहीं दिया, अंबेडकर जी को नहीं दिया, विपक्ष वालों को कब देने लगे? हमने दिया। हमने तो साहब पद्म पुरस्कार तरुण गोगोई को भी दिया, एससी जमीर को भी दिया, प्रणब मुखर्जी आपकी पार्टी के थे उनको भारत रत्न दिया, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सोचने की क्षमता है, वो सोचने की हैसियत कांग्रेस के अंदर किसी के नहीं है। और हैसियत शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया इनका अमीश जी, हैसियत की तो लड़ाई है, ये लड़ाई भाजपा से लड़ने की नहीं है, इंडी गठबंधन की जो कवायद है, इनकी लड़ाई मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के आगे नहीं है, ये विपक्ष में अपनी हैसियत बनाने की लड़ाई है। पहले कांग्रेस ने नॉर्थ टू साउथ यात्रा निकाली, यानी विपक्ष को हैसियत दिखाई, अब पूरब से पश्चिम यात्रा निकल रही है, तो वो सारे इंडी गठबंधन वालों को बता रही, देख भाई मणिपुर से गुजरात तक हम तो हैं, तुम हो कहां मेरे भाई, तो हैसियत में रहो। तो अब जब हैसियत दिखाई तो ममता जी उनको हैसियत दिखा रही हैं कि साहब बंगाल में कौन है, तो यह हैसियत का ही तो चक्कर है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक सुखद संयोग देखिए अमीश जी, हम लोगों से कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकल गई, मगर तारीख पे तारीख बदलती रही, अभी तक सीट बंटवारे की तारीख नहीं लग पाई है और 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो मुझे वो पंक्ति इनके ऊपर इंडी गठबंधन पे सटीक लगती है कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो 4 बैठकों में 2 आरजू में निकल गई और 2 इंतजार में, और अब ऐसा लगता है उन आरजुओं का जनाजा निकलने की हालत हो गई है। पंजाब से लेके बंगाल तक, यानी पंचनद से लेके बंग भूमि तक जो समाचार मिल रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के लिए आरजुओं के राजनीतिक जनाजे जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ खास नहीं था, नकारात्मक आधार पर बने गठबंधनों की यही स्वाभाविक गति और दुर्गति होती है। ठीक है तहसीन, एक अभी आपने बोला कि ममता जी को भी इस तरह से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी क्या करती? आपकी जो पॉलिटिकल हैसियत है उसी हिसाब से सीट देगी ना। अखिलेश यादव भी आपको कांग्रेस को पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से ही सीट देंगे ना। और यही बात अभी कुछ देर पहले जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस इतनी सीटें मांगेगी जो उसकी हैसियत ही नहीं है तो कैसे कोई दे देगा। मैं उसके पहले एक सुधांशु जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत छोटा था मैं जब और मुझे थोड़ा बहुत इतिहास मैं पढ़ता हूँ, उसमें रुचि रखता हूँ। तो कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी 1979 में, जब वे चीफ मिनिस्टर थे, मुंगेरी लाल कमीशन के उन्होंने ओबीसी के जो रिकमेंडेशंस थे वो लागू करना चाहते थे। तो कैलाशपति मिश्रा जी जो भाजपा के जनसंघ के उस टाइम के बड़े नेता थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सरकार गिरा दी। और कांग्रेस की जब सरकार आई 1980 में, मुंगेरी लाल कमीशन की पूरी रिपोर्ट उसने लागू की, पूरी की पूरी रिपोर्ट। अगर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर से आपको कई दिल से श्रद्धा देना चाहते हैं तो ओबीसी सेंसस आप देश में लागू करा दीजिए सुधांशु जी।
जो उनकी मांग थी उसको आप करवा दीजिए। कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने काम नहीं करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस की ये मांग है कि बाकी सारे दलों की मांग है, आप इसको पूरा कीजिए। बताइए आप कब पूरा करें इस मांग को। जी 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 30 सेकंड सुधांशु, 30 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में जवाब। तहसीन भाई, कम से कम मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने पूरे देश के सामने स्वीकारा कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार जनसंघ के सहयोग पे बनी थी, और 79 में जब चरण सिंह जी की सरकार आपने बनाई थी, मोरारजी की सरकार को गिराकर चरण सिंह जी को बाहर से समर्थन करके, उसके बाद ये सरकार गिरी थी। और 80 से 89 तक बिहार में किसकी सरकार रही और केंद्र में किसकी सरकार रही? इंदिरा जी और राजीव जी की तो मंडल कमीशन लागू हुआ था क्या? इसलिए जब आप ये बात बोले, और कास्ट सेंसस आज की बात बोलिए ना, कर्नाटक में तो आपकी प्योर सरकार है, मजबूत सरकार, 134 काहे नहीं करवा रहे कास्ट सेंसस भाई? कास्ट सेंसस का डाटा जारी करने की हिम्मत नहीं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं, डीके शिव कुमार, कि अगर कास्ट सेंसस लागू किया तो सड़क पे उतर के बोलेंगे। मेरे भाई क्या बोलते हो बता तो दो, पहले चेक तो कर लो कि आप क्या बोलते। 80 में क्या था, 89 में क्या था, और आज क्या है? बिहार में कास्ट सेंसस के साथ है। और तौसीफ खान का मुझे रुक करना पड़ेगा, मैं आऊंगा आपकी बात। तौसीफ खान मेरे साथ है। तौसीफ खान, इतनी बड़ी घोषणा ममता दीदी ने कर दी, ममता बनर्जी जी ने कर दी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का यह मत है कि जल्दबाजी में फैसला लिया जा रहा है, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी? नहीं, देखिए, पहले तो आपको मालूम होगा कि डेडलाइन था कि 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया। अभी हम लोग जनवरी 22-23 पहुंच गए हैं, तो अब नहीं तो फिर कब? पहले ही ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दे दिया था, वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है, तो ये सारी हालतों में ममता बनर्जी ने फैसला लिया। लेकिन लड़ाई वही है जो कांग्रेस की लड़ाई है, जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, वही ममता बनर्जी की लड़ाई है कि बीजेपी को देश से हटाना है। अब इसमें बड़ा हास्य तरह की एक बात उठ जाती है, जब मैं वैसे तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े लर्नेड पर्सन है, लेकिन आज वो जो इनकी पोजीशन है वो वही सही हो जा रही है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, इंडिया अलायंस का क्या हो रहा नहीं हो रहा वो आपके विरुद्ध है, आपके अगेंस्ट का इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है, लेकिन सुधांशु ने अभी तक मतलब इंडिया अलायंस के ऊपर कौन स्वाभाविक है कि सुधांशु एक टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अनुचित बात नहीं बोली है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये, क्योंकि लगातार लोकल लीडरशिप बंगाल की ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, और सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि तानाशाही है बंगाल के अंदर गुंडा राज है, इस तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा था। क्या आपको लगता है वो भी एक बड़ा कारण बना जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के कुछ नेता और खास तौर पर लोकल लीडरशिप लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, और कांग्रेस के मन में यह विचार है कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है सपा भी, टीएमसी भी और आम आदमी पार्टी भी? नहीं, देखिए, लोकल लीडरशिप का सेंट्रल बीजेपी कांग्रेस की सेंट्रल टीम और बंगाल की कांग्रेस टीम में कुछ ना कुछ एक अलाइनमेंट की कमी है, क्योंकि सेंट्रल से जो मैसेज जाते हैं वैसे मैसेजेस जो है स्टेट से नहीं आते। उसका कारण भी समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप को लग रहा है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडर्स कांग्रेस के सेंट्रल लीडर्स को लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस को निपटा रहे हो, कांग्रेस को कम करके आंक रहे हो। आप, अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ अखिलेश यादव की पार्टी और आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी तो एक यूनिट की तरह दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को पीछे कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसा तो जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट से नहीं समझ में आता, जैसा आप या बीजेपी कह रहे हैं। जयराम रमेश जी ने कहा कि बिना ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस को वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे कि वो सेंट्रल लीडरशिप कहती है कि ना लोकल लीडरशिप ये कहती है, सेंट्रल लीडरशिप में अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी का एक इंटरेस्ट है, वो एक स्टेट के तौर पे देखते हैं, लेकिन आज 2024 के अलायंस की बात थी। ममता बनर्जी ने जब सुबह में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल अलायंस के बारे में तब सोचा जाएगा,
प्री पोल सीट शेयरिंग के बारे में उन्होंने आज फैसला लिया है। दल ने, पार्टी ने फैसला लिया है इस बारे में चिंतन करके कि हम सारे सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो ऑफर तृणमूल ने दिया था कांग्रेस को वो ठीक है। तहसीन वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। तहसीन पूनावाला 40 सेकंड्स तौसीफ की बात का जवाब। लोकल लीडरशिप तो आपकी लगातार बोल रही थी कांग्रेस की। जी ठीक है, वो लोकल लीडर्स जो है वे भी बड़े नेता है, वो तो बोल रहे टीएमसी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को अटैक किया, कांग्रेस के नेता, ये लोकल पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। अमित जी आप जानते हो अभी जिस नेता के लिए जो सस्पेंड हो गए, टीएमसी की एमपी जो सस्पेंड हो गए, मैं उन मोहतरमा का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर जो सस्पेंड हो गए, तो कांग्रेस का जो भी है, उन्होंने तो कांग्रेस का नुकसान किया, फिर भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी ना पार्लियामेंट के अंदर। सोनिया जी खुद खड़ी थी उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर जब वो सस्पेंड हुई। कांग्रेस में गोवा टीएमसी की इंचार्ज कौन थी गोवा के अंदर? तो देखिए हर दल की कोशिश होगी। ममता जी की भी कोशिश थी गोवा में जाके उनकी पार्टी को मजबूत करे। किसी ने ममता जी को नहीं कहा, माननीय ममता जी को आपकी हैसियत क्या है, टीएमसी की हैसियत क्या है, गोवा में आपकी औकात का 5% वोट मिला, और डिफरेंस कितना था भाजपा और कांग्रेस के अंदर? 5%। ये कांग्रेस को मिल जाता तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो देखिए इफ एंड बट होता है, इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मूल बात क्या है, कांग्रेस ज्यादा सीट मांग, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बंगाल में कांग्रेस की हैसियत कम है तो देश में टीएमसी की हैसियत कम है। बॉटम लाइन यही है। ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। और माननीय ममता जी से मेरी एक आप भी मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बातचीत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के ठीक है। तौसीफ तो हैसियत की अगर बात आती है तो टीएमसी की हैसियत क्या है पूरे देश के अंदर, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब तहसीन ने बात वो बोली नहीं। देखिए हैसियत जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। पॉलिटिक्स में सब कुछ बहुत जल्दी बदलता है, बिगड़ता है और बनता है। आज पॉलिटिकल सच्चाई क्या है आप उसकी बात कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि बंगाल में तृणमूल एक अकेला ऐसा ताकत है, ममता बनर्जी एक अकेली ऐसी चेहरा है जो बीजेपी को हरा सकती है, और उन्होंने हराया है। यह आपको डेटा बताता है। 2019 के चुनाव के बाद 2021 का चुनाव हुआ, उसमें पर देश में हैसियत क्या है टीएमसी की? पॉइंट ये है देश में हैसियत क्या है? क्या टीएमसी मोदी को देश में हरा सकती है? तो फिर इंडिया अलायंस का तो यही शुरू से मोटो रहा है कि हर क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने क्षेत्र में जो मजबूत है उसका साथ कांग्रेस देगी, और दूसरे जगह पे जहां कांग्रेस मजबूत है तहसीन वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू अलायंस के दल देंगे। तहसीन, सारे लोग कांग्रेस की कुर्बानी मांग रहे हैं, आप कांग्रेस की कुर्बानी मांग रही है, सपा कांग्रेस की कुर्बानी मांग रही है। लखनऊ में उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, और जिसे कहते हैं टीएमसी भी कांग्रेस को संजय राउत जी जीरो कह रहे। तो कांग्रेस जो माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था वो दुकान बंद कर दे, कांग्रेस दुकान बंद कर दी क्या? देखिए अमित भाई हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। देश में 2 नेशनल पार्टीज है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब हम भाजपा की बात करते हैं, जब भाजपा 2 सीटों पे सिमट गई थी तब भी उनका वोट शेयर वो सबसे बड़ी पार्टी थी देश के अंदर। ये सच्चाई है देश की। भले आंध्र प्रदेश की जो पार्टी थी। अच्छा तहसीन, आपको क्यों लग रहा है कि आपकी दुकान कांग्रेस को बंद कर सकते? कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि उसकी दुकान बंद करना चाहते हैं ये सब लोग? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं जानता हूं कि वेस्ट बंगाल में ये सच्चाई है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कमजोर है और ममता जी बहुत ताकतवर है टीएमसी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता नेगोशिएशन बंद कर दे। कांग्रेस 10 सीट मांग रही हो, 2 सीट देना चाहती है, कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज होना, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की दुकान बंद करना चाहता है क्या विपक्ष का एक धड़ा? ये अब पॉइंट हो रहा है। लेकिन मैजिक वॉल पे हमें चलना होगा। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, अधीर रंजन चौधरी का एक बहुत बड़ा बयान है कि हमारा फोकस ही नहीं है गठबंधन के ऊपर। गठबंधन के ऊपर मुझे कुछ अब नहीं कहना, हमारा ध्यान सिर्फ राहुल गांधी की इस समय यात्रा पर है। बंगाल में सफल होगी यात्रा, और बंगाल में बहुत सफल होगी यात्रा। यह कहा अधीर रंजन चौधरी ने, यानी राजनीति में शब्दों को मायने हैं। कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि अगर ममता बनर्जी का अपना रास्ता है तो हम भी अपना रास्ता इख्तियार कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने कहा है कि स्पीड ब्रेकर आते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमारा फोकस इस समय सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर है, यानी सीटों के ऊपर इस समय फोकस नहीं है, जिसकी बात सपा, समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी कर रही थी। आम आदमी पार्टी से बात लगभग टूट गई है, ममता बनर्जी से भी बात टूट चुकी है। ममता बनर्जी ने खुद ऐलान कर दिया है। तो अब क्या बचता है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मलूक नागर भी जुड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के। मलूक जी, गठबंधन में आपको बुला रहे थे,
लेकिन आप नहीं जा रहे थे तो आपको बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये देखिए, सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन बना है, शुरू से ही हम दूरी बना के रखे थे। कुछ का कुछ कह रहे थे, ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इनकम टैक्स आ गई, तो जितने भी अब लोग तोड़ करके जा रहे हैं, क्या उनके भी सीबीआई पहुंच गई, उनके भी ईडी आ गई, उनके भी गठबंधन आ गई, वो सब डर रहे हैं। ये बेसिकली इसके अंदर जाना पड़ेगा। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। नेता सदन आज क्या बोल रहा बताओ? हमारा गठबंधन पे फोकस ही नहीं है। अरे तुम्हारा गठबंधन पे फोकस नहीं है तो सीधा कह दो ना, तुमने राजस्थान में भी गठबंधन नहीं करा इसलिए बीजेपी की सरकार बन गई। तुमने वहां अखिलेश के मध्य प्रदेश में, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। आप पार्टी में तुम पंजाब में लड़ रहे हो, हरियाणा में लड़ रहे हो, यूपी में तुम हमसे लड़ रहे हो, तुम अखिलेश जी से लड़ रहे हो, अखिलेश पखलेश कह के बात कर रहे हो। हमारे विधायक डांका डाल के हर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ले गए, राजस्थान में ले गए, उत्तराखंड में ले गए, छत्तीसगढ़ में ले गए। तुम्हें अगर वाकई पहले यह तय करना है कि तुम अपने साथियों को मार करके और उनके हिस्से की सीटें छीनना चाहते हो या बीजेपी को इसमें से देश से हटाना चाहते हो। बीजेपी को बगैर बीएसपी के, बगैर हमारे यूपी में और बगैर सपा के कुछ नहीं करा जा सकता। 80 सीट है यूपी में, 42 सीट है बंगाल में। ममता जी के लिए तुम्हारा ये नेता सदन क्या बोल रहा है? और नेता सदन खड़ा होकर के, ये आपकी नई बात थोड़ी है, ये तो महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्र की पत्नी कह के बात कर रहे हैं, कि अपने आप को चिड़ी मार कह के बात करते हैं, कि कबूतर मार बात करके बात करते हैं सदन में खड़े होकर। अरे कांग्रेस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और राहुल गांधी जी जो पूरे देश में निकले हैं, भारत जोड़ो, भाई छोड़ो इसको, पहले अपने इंडिया गठबंधन के साथी दलों को जोड़ो और हमारे सामने भी आके माफी मांगो जो हमारे विधायक तोड़ के ले गए, और बहन जी को एक बड़े बड़े पद के आगे आकर के निकल के घोषणा करो, ताकि हम सब इकट्ठे होकर मिल जाएं और आकर के, मतलब ये आपसे तहसीन ये आपसे सीटें भी लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये भी घोषणा करिए कि प्रधानमंत्री भी आपका नहीं होगा, प्रधानमंत्री मायावती होगी। जी जी जी, तहसीन पूनावाला 30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा निवेदन मानिए, बोलिए तहसीन। लेकिन मुझे आप बताइए अमित जी, कब राहुल जी या खड़गे जी ने कहा कि बहन मायावती जी या ममता जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मैं खुद व्यक्तिगत सोच रहा हूँ कि ये बहुत योग्य लोग हैं प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन अब यहाँ पे माननीय सांसद बैठे, इन्हीं का नारा होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदित्य रंजन जी का बयान देखो ना, क्या कह रहे हैं आदित्य रंजन जी? उन्हें समझाओ गठबंधन को के लिए कोई मायने नहीं है, क्या कह रहे हैं? पहले फिर बोलो, टेलीविजन पे कुछ मेरा चांस सुधांशु नहीं, मलूक नागर बोल रहे हैं ये। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी को भी बोलना है, इसलिए सर मेरे बोलने दीजिए। आप ही का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर आपके सांसद है, बिल्कुल बनिए ना प्रधानमंत्री। किसने कहा कि नहीं बन सकती है बहन मायावती जी या ममता जी? अरे जिसके एमपी आएगी वो बनेगी, वो तो एमपी तय करेंगे ना, हम तो देश के संविधान के लिए बने। अगर आप एक अच्छे कॉज के अंदर जुड़ना चाहते हो तो छोटी चीजों को छोटा के लिए, दलितों के लिए बीजेपी को हटाना चाहते हो या मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह बीजेपी को देश की सत्ता सौंपना चाहते हो? ये तय करो। दिक्कत है सर यही दिक्कत है। आप मुसलमान और दलितों की सिर्फ राजनीति करते हैं और जो कांग्रेस है पूरे देश की राजनीति करती है, वो देश को जोड़ना चाहती है और आप मुसलमान की राजनीति। अल्लाह की कसम ये नहीं जरूरी है सर, ये जरूरी नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के पास एक ही हिंदू धर्मगुरु है, आचार्य प्रबोध कृष्णन, जिसको यूपी में अमेठी में सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट मिली। तुमने उसे किनारे पे डाल दिया, तुमने उसे खत्म कर दिया। उसने अभी भी तुम्हारा कुछ संभाल रखा है, वो मंदिर पे भी पहुंचा है। तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम्हें खुद पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। देखिए, पूरे देश के अंदर मंगल गान हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, मंगल गान हो रहा है। मैं आज एक गीत सुन रहा था, उसकी 2 लाइनें हैं कि दिए जलाओ मंगल गाओ, हमारे राम आए हैं, राजा राम आए हैं। पूरे देश में इस समय मंगल गान हो रहा है, लेकिन विपक्ष में तो अमंगल ही अमंगल हो रहा है। देखिए, हम तो उस पर विश्वास करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मगर जो दीपक जले तो सबको तो उसमें भगवान नजर आए। मगर एक पुराना गीत था ना अमित जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। तो इंडी गठबंधन अपनी मंजिल ही नहीं समझ पा रहा है। और मंजिल जानते क्या है? ये जब मंजिलों की जुस्तजू में चले तो पहले बसपा अलग हुई, अब तृणमूल कांग्रेस ने झटका दिया, आज आम आदमी पार्टी ने झटका दिया। तो मुझे तो इनकी सफर की जुस्तजू ऐसी नजर आ रही है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और क्यों है? देखिए, अभी तहसीन ने एक बात कही
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस इसी में सारा क्रक्स है। एक्चुअली में ये नारा दिया था काशीराम जी ने समाज के संदर्भ में, यानी समाज में प्रतिनिधित्व जिन लोगों को नहीं मिल पाया उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले। इन्होंने कह दिया सरकार के संदर्भ में, दलों के संदर्भ में, मतलब सत्ता को कैप्चर करने, वो तो खैर ख्वाबों ख्यालों में ही होनी है, उसके बाद अपनी अपनी हिस्सेदारी लेनी है। उसमें उस हिस्सेदारी की लड़ाई है कि कौन कितना बड़ा हिस्सा ले पाएगा, कौन कितना भ्रष्टाचार कर पाएगा, फिर कौन सा विभाग लेकर अपने परिवार का रुतबा, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ा पाएगा। तो जाने अनजाने में तहसीन जी के मुंह से एक सही बात निकल गई, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये दावेदारी की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि ना भाजपा के सम्मुख ये दावेदारी में है, न मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने दावेदारी में है, ये केवल विपक्ष की अपनी हिस्सेदारी के जाल में फंसे हुए हैं। अमित जी एक लाइन, जी आप एक लाइन 30 सेकंड में बोलिए। एक ही लाइन फिर आप दे देना। हम तो बात कर रहे थे भारत के सफर की, सफर जो हिंदी में सफर होता है, लेकिन सुधांशु जी ने शायद अंग्रेजी में सफर। बड़ी खबर, बंगाल में राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए हैं, न्याय यात्रा से जुड़े पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, यह तल्खी अब आगे बढ़ गई है। कूच बिहार में लगाए गए थे पोस्टर, उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। बंगाल में ये पोस्टर फाड़े गए हैं और कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी हमारे पोस्टर्स को फाड़ रही है। ये कांग्रेस का आरोप है और बंगाल में पोस्टर फाड़े गए हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं तहसीन पूनावाला आपका। ये पोस्टर्स के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो होनी है उसको लेकर, उससे जुड़े पोस्टर से कूच बिहार में वो पोस्टर उतार दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं। और खबर यह है कि अब बंगाल में, खासतौर पर कलकत्ता में पोस्टर ना लगाए जाए, ये हिदायत भी जारी कर सकता है प्रशासन। इस समय की बड़ी खबर है। और क्या वाकई गठबंधन टूट चुका है और अब रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, क्या से क्या हो गया जी? अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन स्थितियां खराब हो रही है। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कहीं पोस्टर फाड़ा गया है। मैं सुधांशु जी की उस बात पर कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी, आप विपक्ष की गठबंधन को इतने हेय दृष्टि से देखकर इतनी तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन की राजनीति शुरू करी और चुनाव के पूर्व गए लक्ष्मी पार्वती के साथ और चुनाव के बाद मिले चंद्रबाबू नायडू के साथ। आपको याद होगा शायद ये बातें। हम मानते हैं कि आपके दीद के कहाँ हैं काबिल हम, तो आपने हमारा इंतजार देखा है, हौसला भी देखेंगे। गठबंधन की राजनीति में सहमति, हिस्सेदारी आपका थोड़ी, आप अभी तो आपका भी पक्ष पता नहीं है कि आप किस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी कह रहे हैं, हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ पक्ष है हमारा। कांग्रेस पे सवाल है, मोदी की तारीफ है, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन आप मर्यादा से बंधे हुए हैं और मैं आपकी मर्यादा का सम्मान करता हूं और मैं कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन हम सबको पता है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, पर्दा जब उठेगा तो सबको पता लग जाएगा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं अमिश भाई की, पर्दे में भाजपा की भी बहुत सारी खबरें हैं कि वो किस करवट क्या कर रही है, कौन सी साजिश में जो भी होगा पता लग जाएगा। बहुत सारे तो बोला ही नहीं कि खबर क्या है, मैंने बोला पर्दे के पीछे जो होगा वो अपने आप 26 जनवरी के बाद बाहर आने ही वाला है। भावनाओं की राजनीति होती है, बहुत सारे पर्दे होते हैं, लेकिन उन पर्दों पर कोई दाग ना लगे इसकी जिम्मेदारी हम जरूर ले सकते हैं, और पर्दे पर कोई दाग नहीं लगेगा, इस स्पष्ट है। सूत्रों के हवाले से एक और खबर है, राम मंदिर पर जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया जा रहा था, जब मंत्रीगण वहां मौजूद थे तो मंत्री भी भावुक हो गए और प्रधानमंत्री तो भावुक हो गए। और मैंने वो पल देखा है क्योंकि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद था, बतौर मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे आमंत्रित किया गया था। और मैंने देखा है कि जब प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए, तब भी गला उनका रुआ था और वो भावुक थे, वो पल भावुक करने वाले थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मैंने वहां पर रविशंकर प्रसाद को भावुक होते हुए देखा, साध्वी रिदम्बरा को भावुक होते हुए देखा, उमा भारती को भावुक होते हुए देखा, मनोज जोशी एक्टर को भावुक होते हुए देखा, अनुपम खेर तो जर्जर रो रहे थे।
मधुर भंडारकर रो रहे थे, मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहां रोते हुए देखा है और वो सब खुशी के अनुराग थे। सुधांशु त्रिवेदी, वो पल भी भावुक था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो खुशी के आंसू थे, लेकिन विपक्ष तो परेशानी के आंसू देख रहा है, मतलब कोट अनकोट, इसको अन्यथा ना लिया जाए। सुधांशु, देखिए, इस समय पूरा देश भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव के कारण भावुक हो रहा है और वहीं विपक्ष के दल मोदी जी के प्रति बैर भाव के कारण एकजुट होने का नाटक करते हुए बिखरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी ने कहा पर्दा, बिल्कुल सही बात है। बिहार में भी बहुत सारी बातें चर्चा में है कि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, जाने क्या होगा। परंतु मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता इस विषय को समझती है, जिसे तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को एक सलाह के रूप में लिखा था। जब ये मैं गठबंधन वाले लोगों के लिए सलाह के लिए कहना चाहता हूं, जब उन्होंने पूछा कि मेरी राज सत्ता, मेरा परिवार, मेरा राज परिवार मेरे विरुद्ध है, मैं क्या निर्णय लूं, तो तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी राम और सीता जिसको प्रिय ना हो, राम और वैदेही जिसको प्रिय ना हो, कितना भी प्रिय लगता हो, उसे कोटि बैरी मानकर त्याग देना चाहिए। मेरे भाई 414 पे खड़े थे जब राम से विमुख हुए, आज 42 पे आ गए और उत्तर प्रदेश में 1 पे आ गए, और हम 2 पे खड़े थे, 303 पे खड़े हो गए। मैं इसको मान रहा हूं, देश की जनता जनार्दन ने राम जी के प्रति जो आस्था थी उसके आधार के ऊपर निर्णय लिया। हमने कुछ नहीं किया। राम सदैव जनता की भावना के प्रतीक है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात कहते थे। जो आप राम से विमुख हुए तो कहा जाता, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। जी, और अब बात सत्य और तथ्य की, जिसमें मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा और 1990 के दशक का इतिहास बताऊंगा, जब देश आरक्षण बनाम आस्था की 2 धुरियों में बट गया था। 1988 में राजीव गांधी की सरकार बदल गई थी और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने अपने लिए जीवन मरण का विषय बना लिया था। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे और इसी स्ट्रैटेजी के तहत वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की पुरानी फाइल खोल डाली और देश का पूरा सियासी माहौल ही बदल डाला। यह तो इतिहास की बात थी, लेकिन अब मैं आपको आज में लेके आता हूं, वर्तमान में लेके आता हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2024 में मंडल कमंडन पार्ट 2 वाला दौर शुरू हो गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार चाल भी बदली है, हाल भी बदला हुआ है और सियासत का माहौल भी बदल चुका है, क्योंकि इस बार मंडल और कमंडल दोनों एक ही पार्टी के हाथ में है और वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बाजे गाजे के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी यजमान थे। अयोध्या से पीएम मोदी ने देव से देश तो राम से राष्ट्र वाला संदेश दे डाला। मां शबरी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए तो निषाद राज की मित्रता की मिसाल भी दे डाली। अब जरा एक और सत्य देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर के साथ भव्य एयरपोर्ट भी बना। इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सिर्फ एक नाम ही नहीं है, इसमें सबका साथ सबका विकास का लाउड एंड क्लियर मैसेज छुपा है। लेकिन बीजेपी के एक हाथ में कमंडल है तो दूसरी तरफ मंडल भी है। सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया। कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़े वर्गों के बहुत बड़े मसीहा थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होते ही पिछड़ों की राजनीति करने वालों के होश उड़ गए। लेकिन यह फैसला इतना बड़ा था कि सहयोगी से लेकर विरोधी तक सबको नरेंद्र मोदी की वाहवाही करनी पड़ी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और इसके बाद परिवारवादी पार्टियों पर जबरदस्त हमला किया। यह तक कह दिया कि कांग्रेस या किसी दूसरी सरकार ने कर्पूरी बाबू को कभी यह सम्मान दिया ही नहीं। यानी मोदी सरकार के इस फैसले ने सबका साथ सबका विकास वाली झलक साफ दिखाई देती है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 22 को राम काज किया और 23 को गरीब काज किया। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की कसम खाई जा रही है, प्रभु राम को कोसा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान अर्थात व्रत पर कांग्रेस प्रश्न कर रही है और यह भी सहयोग ही है कि प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद विपक्षी गठबंधन आपस में सिर्फ टॉवल पर उतर आया है।